नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। किरंदुल बचेली में एनएमडीसी परियोजना के अंतर्गत 10 मंजिला रिहायशी इमारत का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मुंबई के कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड को दी गई। और इस प्रोजेक्ट में रेत के खरीद फरोख्त के मामले में बड़ी धांधली होने की संभावना जताई जा रही है। इसी कंपनी को 3 दिन का नोटिस भी दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। दंतेवाड़ा जिले में रेत का बड़ा खेल होता दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार के जालसाज जनता के पैसे से यूथ की जेबों को भरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला एनएमडीसी परियोजना के अंतर्गत 10वीं मंजिल बिल्डिंग निर्माण का है, जिनकी जिम्मेदारी कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड मुंबई को दी गई है, जिसमें रेत की लागत को लेकर जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे साफ मालूम होता है कि किस तरह बिल्डिंग निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार का कारोबार खेला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 मंजिला इमारत में उपयोग किए जा रहा रेत सरकार के रॉयल्टी के बिना ही खरीदी जा रही है। कल्पतरु ने अब तक 10 मंजिल 4 इमारतें तैयार की है। अभी 6 इमारतें और बाकी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने बड़े बड़े 10 मंजिला इमारत में कितनी रेत उपयोग की गई होगी। इस पूरे मामले में शिकायत मिलने पर आए माइनिंग अधिकारी को कंपनी के गोदाम में रखे रेत की जांच की तो पाया गया कि अब तक कंपनी ने 256 वैध रॉयल्टी पर्ची दी गई है। फिलहाल कंपनी को 3 दिन का नोटिस थमाया गया है। रेत डेली कितना आ रहा है? कितनी गाड़ी आ रही होगी? जो रेत आ रहा है वो डेली कितनी गाड़ी आ रही है? कौन देखता है रेत का काम? स्टोर बोलने से कौन है वहाँ? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम खड़े इस वक्त कल्पतरु कंपनी के पास, और हमें जो जानकारी मिली थी कि इन्होंने जो 10 मंजिला इमारत बनाया है, उसमें जो रेत लाया है, उस रेत का फिट पास, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं, उस रॉयल्टी इनकम कहीं पे भी इनका साबित नहीं हो पा रहा है, दिखा नहीं पा रहे हैं ये। आज हम जब वहाँ पे गए थे, इनके रेत जहाँ पे डंप करते हैं, और वहाँ पे जब हमने इनके जो गार्ड है, जो ट्रकों को अंदर लेता है, उनसे जब हमने जानकारी मांगी तो उसने बताया कि 4 गाड़ी आज आई। वहीं पर काटा जो करते उस गाड़ियों का, उनसे हमने जब जानकारी मांगा तो उसने बताया कि 5 गाड़ी आई। लेकिन इन 4 और 5 गाड़ियों में एक गाड़ी का फर्क, और दूसरा जो मामला था वो कि उस गाड़ी में जो फिट पास आना चाहिए वो फिट पास उनके पास नहीं था। और हमारी जो जानकारी उसमें, जब रेत कहीं से भी निकलता है, किसी भी रेत के खदान से गाड़ी रेत लेके निकलती है और वो गंतव्य तक पहुंचती है, तो उस बीच में कहीं पर भी फॉरेस्ट नाका पड़ता है, तो उस जगह से वो सील साइन होके ही गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दंतेवाड़ा से रेत लेके आती है ये गाड़ी, किरंदुल पहुंचती है। इस जगह पे 2 फॉरेस्ट के नाके पड़ते हैं, एक दंतेवाड़ा पार करने के बाद, दूसरा फांसी में। तो इनके पास में वो फिट पास वाला पेपर नहीं है, और ये जो गाड़ियां रेत लेकर आ रही है, इसको हम सीधे तौर पे बोला जा रहा है कि सरकार के जेब में डाका डाला जा रहा है। अब इस 10 मंजिला जो इमारत है, उसको बनाने में आज लगभग 4 टावर बन चुके हैं। 10 मंजिल के 4 टावर बन चुके हैं और काम पूरे जोर शोर पे चालू है। अब इस 10 मंजिलों को, इमारत को बनाने में कितना रेत लगा होगा, और उस इमारत जो रेत है उसमें इन्होंने गवर्नमेंट के जेब में कितना बड़ा डाका डाला है, अब ये देख पाना सबसे बड़ी बात है। अब इस पे जब सरकारी जांच होगी या जांच के दायरे में आएंगे तो ये पता चल पाएगा कि इसमें इन्होंने कितने बड़े जेब, मतलब इस तरीके से चोरी करके डाका डाला है। किशोर कुमार रामटेके, अरखाबाद नेशनल। यहाँ पे हमारे पास जो जानकारी है, हम लोग अभी जो गए थे आपके ब्लीचिंग प्लांट में, तो रेत आ रही है। आज 5 ट्रिप रेत आई है। इसकी रॉयल्टी का जो एक होता है, जिसको फिट पास बोलते हैं, वो आप लोग पास कितना आ रही है, कैसे आ रहा है? रॉयल्टी आती है, लेकिन अभी हम वहाँ गए थे तो उन्होंने उसका फिट पास नहीं दिखा पाया। वो बोलते हैं कि नहीं, फिट पास आता ही नहीं हमारे पास में। नहीं, ऐसा नहीं है, रॉयल्टी आता है। आज जो 5 गाड़ी आई है, उसका फिट पास नहीं है। आज 5 गाड़ी का तो आज 5 गाड़ी है, उसका फिट पास नहीं है। तब ये कहाँ है अपना? और आगे जो गाड़ी आई है, उनके भी फिट पास है। जब उसको काटा करते हैं तो वो फिट पास के जरिए आपको पता चलता है कि उसमें कितना माल है। इसमें तो
क्यूबिक मीटर के हिसाब से रहता है उनका हाँ। पर्ची पर। बाद में मैं अपना टाटा करके उनके पास कौन सी पर्ची आती है? उनका जो टाटा में ट्रिची डेक जैसा होता है। वो आप हमको थोड़ा दिखाएंगे और उसके बाद में जैसे आप वो रेत आई तो आप सिर्फ यहाँ टाटा कर लेते हैं, उनका कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ का कुछ शो नहीं रहता उसको? वो रॉयल्टी मंथ एंड में देते हैं। मंथ में देते हैं? मंथ एंड में। मंथ एंड में किसको देते हैं लोग? वो ऑफिस में तो ऑफिस में देते हैं, मेन ऑफिस। लेकिन वैसा नहीं होता। मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी में है कि जब तक वो रॉयल्टी का पर्ची दंतेवाड़ा पार करेगा तो पहले दंतेवाड़ा जो फॉरेस्ट ऑफिस बैठा हुआ है वहाँ पे जब तक उसकी सील नहीं लगेगी तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। जी, इसके बारे में उतना मेरी जानकारी में है कि मैं तो यहाँ नहीं आया कोई भी हूँ। फॉरेस्ट जैसे ये खनिज विभाग है, खनिज से जुड़ा हुआ है, तो खनिज से जुड़ा हुआ मामला होता है कि जब तक फॉरेस्ट विभाग उसको सील लगा के नहीं देगी, दंतेवाड़ा में भी साथ बैठा हुआ है खनिज विभाग का उसका फॉरेस्ट वाला नाका है, वहाँ से वो सील लगा के देने के बाद ही रॉयल्टी स्लिप में सील लगाने के देने के बाद ही वो रेत आप तक पहुँची। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास आ रही है वो रॉयल्टी की स्लिप के बिना आ रही है, तो मंथली इनका हो नहीं सकता। आप शुरू कैसे करेंगे? उसमें कितना टन माल है, कितना माल है? जी, इसके बारे में तो मुझे इतना जानकारी नहीं, मैं नया काम कर रहा हूँ इसके हाँ, आप सिर्फ यहाँ पे गाड़ी आती है उसको खाली करवा लेते हैं, खाली करना हो जाएगा था। आप हमको एक बार वो वाला पर्ची दिखाएंगे जो आपके पास में आती है रेत वो की? ऑफिस भेज दिया ऑफिस भेज दिए? कब भेजे उसको? सुबह। सुबह भेज दिए, ठीक। तो उसमें कुछ क्या लिखा रहता है उसमें? उसमें गाड़ी नंबर, हाँ। उनका क्यूबिक मीटर। उसमें कोई सील लगा रहता है? गवर्नमेंट का कोई सील रहता है? कोई सील नहीं रहती। सातधार का जो दंतेवाड़ा के बाद सातधार है, सातधार में जहाँ फॉरेस्ट की ऑफिस है वहाँ पर एक नाका लगा हुआ है और उस नाके पे बिना सील साइन के, एक भांसी में भी है, उस भांसी के भी नाका को पार करने के लिए वहाँ पे पहले उसमें पेपर में सील किया जाता है फॉरेस्ट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो बैठते हैं वहाँ, उसके बाद ही वो रेती आगे बढ़ पाती है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि वो बिना सील साइन के किसी पेपर का आता है, तो मतलब ये तो पूरी तरह से कुछ भी पेपर को उठा के आपको दे रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट से हुआ ही नहीं पास। जी सर, उसके बारे में मतलब आपके पास ये क्लियर है, आपके पास एक क्लियर है कि जो भी पेपर आ रहा है उसमें किसी प्रकार का कोई सील नहीं रहता, कोई साइन नहीं रहता, सिर्फ एक पेपर ला के दिखाते हैं और उसके बाद तो सब दिखा दिया मगर sign करना। अभी जैसे गिट्टी, आपको अभी एक हमको गिट्टी का पेपर दिखा है, उसमें 4-5 जगह सील लगे हुए हैं, देखा आपने? तो वैसे ही रेत में भी लगता है, वैसा कोई पेपर नहीं आता ना, वो मंथ एंड में आता है। मंथ एंड में नहीं आ सकता वो चीज़, वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है। जब ड्राइवर उसको लेके निकलता है, रेत वहाँ से लेके निकलेगा तो वो ऑन रोड के लिए रहता है, वो पहले उसको अगर चेक करेंगे तो पेपर दिखाएगा, लेकिन वो पेपर आप तक आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या बताएंगे? अभी मेरे को आप एक बताएंगे, जैसे आज आपके यहाँ पे 5 गाड़ी बालू आई है, रेती आया है, उसकी रॉयल्टी देते हैं जो सर, फिट पास होता है वो देते हैं। वो कहाँ है? फिट पास का पर्ची रहता है मेरे पास, आता है वो। किसके पास? हम लोग का बिल सबमिट होता है तो वो लोग इकट्ठा करके देते हैं। अभी जैसे आज 5 गाड़ी आई तो उसकी रॉयल्टी बिल जो होगी वो कहाँ है अभी? अभी तो नहीं, वो जब बिल देंगे उसके साथ देंगे। कब देंगे वो बिल? वो हर 15 दिन पे देते हैं। आपको मैं एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा, अब इतनी में जो 10 मंजिला बिल्डिंग बनाए हैं, जी सर। कोई भी गाड़ी ऐसे, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो रेती आ रही है, अभी बालू आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? सर तो एग्रीगेट बालू सब आता है तो कहाँ से आ रहा है? मैंने, मेरा सवाल सीधा सीधा है कि अभी जो बालू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वेंडर बताएगा, वेंडर वो तो कहाँ से आ रहा है वो? वेंडर से पूछना पड़ेगा। आपको जानकारी होगी ना, आप परचेस कर रहे हो, जी सर। तो आपको ये मालूम होगा कि दंतेवाड़ा से आ रहा है, सुकमा से आ रहा है, बीजापुर से आ रहा है, जगदलपुर से आ रहा है, रायपुर से आ रहा है, इतना तो जानकारी होगा आपको। वो तो सर वेंडर बताता है, वैसे कहाँ भी से आ हम रहा लोग है परचेज किए। वेंडर कहाँ का है? वेंडर तो सर दंतेवाड़ा, जगदलपुर ऐसा ऐसा है। तो रेत जगदलपुर से आ रहा है, हम समझ सकते हैं। अगर आपका वेंडर, एक मिनट सर, अब वो वेंडर ही बता सकता है, तो ठीक है बोल ना? रहा है तो वेंडर वेंडर मैं मान बताएगा। सकता हूँ कि जगदलपुर का है, आपने बताया जैसे भी कि वेंडर जगदलपुर का है, तो रेत भी जगदलपुर से आ रहा होगा। जी सर। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जगदलपुर से किरंदुल पहुंचने में कम से कम 6 से 7 जगह फॉरेस्ट का चेक पोस्ट होता है, जी सर। और जब तक उस फॉरेस्ट चेक पोस्ट में वो रॉयल्टी स्लिप नहीं दिखाई जाएगी, ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता, चक्का नहीं हिल सकता उसका। ये जानकारी आपको? जी सर, लेकिन वो तो वेंडर देता है, वो कैसे देता है वो उसकी वेंडर जानकारी हमको देता है, वो नहीं। ठीक जी है, सर। लेकिन आप तक जब आइए तो वो ट्रक उस फॉरेस्ट नाका को 1 इंच पार नहीं कर सकती। आपको जानकारी है? तो मतलब इसका मतलब कि जो रेत आ रहा है वो बिना फिट पास के आ रही है। नहीं सर, हमारे पास नहीं, तो आपके पूरा पास में तो डॉक्यूमेंट बिल आ रहा है, बोल रहा है 15 दिन के बाद में बिल 15 आएगा। दिन के बाद वो बिल आ ही नहीं सकती, क्योंकि सीधा सीधा है, गवर्नमेंट का सिस्टम है कि जब तक ड्राइवर के पास में फिट पास नहीं होगा गाड़ी वो लेके आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी गाड़ी फाइन हो जाएगी, सीधा जेल में जाएगी, कोर्ट में जाएगी।
हमको ये तो सिस्टम आपका गाड़ी नहीं है, वो वेंडर का गाड़ी है, आपको फिर वही गलत बिल फहमी लगता है, है ना, आपका गाड़ी नहीं है ये। जितनी रॉयल्टी लग के आती है, अगर रॉयल्टी कम पड़ती है तो वेंडर रॉयल्टी देता है। वेंडर, मैं अभी सीधा सीधा पूछा, वेंडर क्या करता है वो मेरे को नहीं मालूम। तो हम लोग को कहना है सीधा सीधा कि जब वो गाड़ी चलती है, चाहे जगदलपुर से चले दंतेवाड़ा से चले, तो फॉरेस्ट नाका जब पार करती है तो उस समय उसको वो चीज वहाँ दिखाना पड़ता है और सील लगवाना पड़ता है। वो तो इसको कैसे पता होगा? तो वेंडर बढ़िया बता अब पाएगा, ये वेंडर थोड़ी बता पाएगा, हम लोग कैसे पता होगा? हमारा काम जब तक हमारे अंदर कैंप के अंदर घुस जाएगा तो हमारी ड्यूटी है। वो कैसे ला रहा है? अभी आपके कैंप से ला रहा है, आपके पास आज कोई भी आ रहा है, हम लोग हाँ, सप्लाई लेते हैं, हम उसका लोग पूछ रहा यहाँ हूँ, पे वही तो नहीं पूछ रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, वो आने के बाद जब हम लोग 15 दिन में जो बिल लगाता है, वही मैं भी बोल रहा हूँ कि आज आपके पास जो गाड़ी चाहिए, दोनों का मैं उसका पूछ रहा हूँ। इसे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप अरे नहीं सर, वो नहीं है। 5 दिन के अंदर का जब वो बिल जब लगाता है ना, तो हम लोग बिना रॉयल्टी लिए उसका बिल ही पास नहीं करते हैं। वो हो नहीं सकता। कैसे नहीं होता? वेंडर से बताइएगा कैसे वो आ रहा, वेंडर बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा। वो तो अभी आप हमको पुराना वाला कोई भी बिल दिखा सकते हैं। बिल्कुल वेंडर का बिल है ना और अपना। ये आज जो 5 गाड़ी है आपके पास में, इसका कब आएगा? उन्होंने अभी बताया कि हम बिल को ऑफिस भिजवा दिया है। क्या आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ कि इस ऑफिस के चलते दूसरा भी ऑफिस है? नहीं, एक ही ऑफिस है। अगर बिल वहाँ से निकले तो सीधा यहीं पे आएगा? जरूरी नहीं, अभी तो स्टाफ आएगा तब तो आएगा। अभी तो स्टाफ लेकिन आपका जो स्टाफ था वो बोला है कि हमने वहाँ भिजवा दिया। सर वो किसी बंदे से भेजता है, तो बंदा हो सके वो डायरेक्ट रूम पर चला गया होगा, वो सुबह ला के देगा। वो हमारे पास सुबह ही आता है, वो जरूर कांटा वाला भेज देता है, हमारे पास सुबह ही आता है। सुबह कब तक आता है? लगभग जब 9 बजे लोग पंचिंग करने आते हैं। 9 बजे पंचिंग करना है। सर आपके यहाँ जो स्टाफ वहाँ पे कांटे में बैठते हैं, वो बोले प्रजापति जी कौन है? आप हैं? आपसे कांटेक्ट हुआ है, आपको सवेरे बिल दे चुके हैं। वो खुद बोला, और आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स का उसका ना भी स्क्रीनशॉट उसने मुझे दिया है, अब भी जस्ट आधे घंटे पहले। वो कल का आया है मेरे पास, है ना? कल का रॉयल्टी देख लीजिए, आया है। हाँ बिल्कुल दिखा देंगे। एनएमडीसी परियोजना में हुई धांधली बताती है कि क्यों हमारे देश में किसी भी सरकारी योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जगह जगह पर भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बने भ्रष्ट लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी पैसों का दमन करते हैं। और इस तरह के मामलों में शासन प्रशासन को चाहिए कि वे तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह दिखाएं। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने छत्तीसगढ़ से जीते सभी बीजेपी सांसदों का बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पर स्वागत किया। वहीं सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू रोहरा समेत सभी सांसद मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, सीएम विष्णुदेव साय भी साथ में मौजूद रहे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद जीते हैं उन सभी का धन्यवाद किया और साथ ही सम्मान भी किया। किरण देव ने किया सांसदों का स्वागत। रायपुर की तस्वीरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष हैं किरण देव, सीएम विष्णुदेव साय ने भी साथ में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव। चुनावी को सभी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की बात करें तो उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने सोचा नहीं था। वहीं कांग्रेस की मेहनत रंग लाई और बता दें कि कोरबा से कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि केंद्र में भी अभी भी खींचतान चल रही है, पर कोरबा लोकसभा में कांग्रेस की स्पष्ट एक तरफा जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कोरबा लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। कोरबा विधानसभा को छोड़कर कांग्रेस ने सभी विधानसभा में लीड दर्ज की है। खासकर पाली तानाखार विधानसभा से कांग्रेस 40,000 मतों से आगे रही है। वैसे सभी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पर एक नाम जिसने पाली तानाखार में एक तरफा जीत दिलाई वो है सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा। लोगों के बीच में इन दिनों इस खास नाम की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सब किसान और मजदूर मन के योजना जो चलत रही से बोले भारतीय जनता पार्टी के सरकार 3 महीना पहली आए है तबले बंद कर दी से 7 किलो मिलत रही से 5 किलो हो गए और धीरे धीरे करके लोकसभा के बाद सब चीज में कटौती करिए। गोबर खरीदी बंद हो गए, वर्मी कंपोस्ट बंद हो गए, राजीव मितान क्लब हमर लइका मन ला सबला पैसा मिलत रही से 1 लाख रुपए 1 साल के तेन बंद हो गए। गौठान समिति में हमारे सब भाई मन जन सदस्य रहीन वो मन 1 लाख रुपए साल के मिलत रही तेन बंद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पूरी मेहनत करके पाली तानाखार विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिलाने में सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी वन सावित्री का व्रत आज सुहागिन महिलाओं ने अपने अखंड सुहाग के लिए रखा। पुराणों में कहा जाता है कि सावित्री अपने सिद्धत्व के बल पर अपने सुहाग सत्यवान को यमराज से वापस ले आई थी और सावित्री व्रत जिले के शहरनगर महिलाओं ने भी देखा और अखंड सुहाग के लिए व्रत रखकर वृक्ष की पूजा अर्चना की। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रेस क्लब ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमर हरियर युग दुर्ग अभियान की शुरुआत कर जामुल में करीब 50 से ज्यादा वृक्षारोपण किए। इस मौके पर जामुल नगर पालिका परिषद मुख्य कार्यालय अधिकारी अंकुर पांडे भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वन संपदा को लगातार हो रहे नुकसान और मनुष्य की जरूरतों के चलते कट रहे पेड़ों के कारण पर्यावरण में आ रहे परिवर्तनों और ग्लोबल वार्मिंग से परेशानियों के बीच विश्व पर्यावरण दिवस के खास मौके पर दुर्ग जिला प्रेस क्लब ने हमर हरियर दुर्ग अभियान की शुरुआत के साथ ही वृक्षारोपण किया, जिसमें क्लब की तरफ से 50 से ज्यादा पेड़ों को लगाया गया। बता दें कि अभियान लगातार 6 महीनों तक चलेगा, जिसमें प्रथम चरण में 20 किलोमीटर लंबे जामुल से अहिवारा पहुंच मार्ग में हजारों पेड़ लगाए जाएंगे और साथ ही लोगों को पेड़ लगाने को लेकर जागरूक भी किया गया। पेड़ों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिलवाने वाले इस खास कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर दुर्ग वनमंडल के वनमंडल अधिकारी चंद्रशेखर परदेसी, जामुल नगर पालिका परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकुर पांडे ने भी पत्रकारों के साथ मिलकर वृक्षारोपण कर इस मुहिम की जमकर तारीफ की। तो वहीं दुर्ग जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष शमशेर खान ने भी वृक्ष लगाकर लोगों से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और साथ ही वृक्षारोपण करने की अपील की। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों के संगठन दुर्ग जिला प्रेस क्लब के द्वारा हमर हरियर दुर्ग अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान लगातार 6 महीनों तक चलेगा। प्रेस क्लब दुर्ग द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया हरियर दुर्ग के संदर्भ में और नगर पालिका जामुल में इनका आयोजन बहुत ही सराहनीय है और नगर पालिका जामुल जिला प्रशासन
के माध्यम से एवं प्रेस क्लब के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। हरियर दुर्ग बनाने में आपका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर को मैं तो पहले सभी लोगों को, दुर्ग के सभी लोगों को मैं शुभकामना देना चाहूँगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो प्रेस क्लब दुर्ग ने जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जो ये जामुल जगह में, जहाँ पे अभी रोड साइड में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई वृक्ष नहीं है, पूरा रोड चौड़ीकरण में वृक्ष कटे गए हैं और यहाँ पे बहुत सा, जैसे अर्बनाइजेशन है इसलिए पेड़ों की संख्या बहुत ही नगण्य है। तो जैसे प्रेस क्लब ऑफ दुर्ग ने रोड साइड प्लांटेशन करने का जो नई पहल स्टार्ट की है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा तापमान आज दुर्ग जिले में है, 45 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है और इसमें पशु पक्षियों को भी परेशानी हो रही है, आदमियों की भी परेशानी हो रही है और बर्ड्स को भी परेशानी हो रही है। बहुत सारे बर्ड्स मर रहे हैं। ऐसी जगह जगह से खबर आ रही है कि गर्मियों की वजह से पंछी यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो ये जो पहल है, ये इसमें हम प्रेस क्लब को मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे इसमें बरगद, पीपल, पक्षियों के लिए जो जो पेड़ रहेंगे, छायादार पेड़ रहेंगे, ऑक्सीजन देने वाले पेड़ रहेंगे, ये मिश्रित पेड़ सब आप लगाइए। वन विभाग दुर्ग, जिला प्रशासन दुर्ग आपकी पूरी सहायता करेंगे। इसमें जो जो प्रकार के पौधे होंगे वो प्रोवाइड करने की सहायता करेगा और आपका ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। और मैं बाकी लोगों को भी, जो स्वयं सहायता समूह होगा, कोई निजी संस्था है, इनको भी मैं आह्वान करूँगा कि आप भी ऐसे प्रेस क्लब ऑफ दुर्ग की तरह आप भी यहाँ पे इस पहल में आपका योगदान दीजिए और हरिहर दुर्ग को बनाने के लिए आपका योगदान सराहनीय रहेगा। प्रेस क्लब की ये जो कोशिश है ये बहुत ही सराहनीय है और इसमें मेरा मानना है कि अगर हम एसीसी बोगदा से लेकर जामुन बस्ती तक के ही स्टार्टिंग प्रयास करें, जिसकी दूरी 1.2 किलोमीटर है और इसके आसपास के जो दुकान है या जो मकान है 20 फुट पे 2 झाड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उन झाड़ों को हम उन झाड़ों को पौधे के रूप में लगाएं, उनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह करें। उन बड़े झाड़ जब तक बड़े हो जाए न हो जाए तब तक उसकी जिम्मेदारी लेंगे। तो निश्चित अगर 1000 झाड़ लगेंगे तो 800 झाड़ बड़े होकर वृक्ष का रूप ले लेंगे। उसकी जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए। हर काम हम शासन के भरोसे न छोड़ें कि उसका उद्देश्य हमारा भी होना चाहिए। और जब बड़े होंगे तब छाया भी देंगे, पर्यावरण में सहयोग भी करेंगे, फल भी देंगे और अच्छी हवा भी देंगे। ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी खुद की बनती है और इसके लिए प्रयास किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा नाम राम भगत अग्रवाल है। मैं बंसल टूल्स मेरा पंप है सामने में और मैंने भी कोशिश की कम से कम 50 झाड़ लगाना। 50 झाड़ लग चुके और 50 झाड़ मैं अभी अतिशीघ्र 10 दिन के अंदर और लगाऊंगा। लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने ये एक अभियान चलाया है हरिहर दुर्ग। इसके तहत हम लोग 6 महीने का प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं। जितनी भी अभी दुर्ग जिले में नई सड़कों के निर्माण हुआ है, जिसका अब चौड़ीकरण नहीं होना है लगभग, उन रोडों के किनारे हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो रोड के दोनों साइड को लेकर चलेंगे। क्योंकि इन सड़क निर्माणों को लेकर बड़े रूप में वृक्षों की कटाई हुई है। हालांकि बोला जाता है कि एक वृक्ष के पीछे 10 पेड़ लगाना होता है। जब एक कटना होता है किसी निर्माण को लेकर तो 10 पेड़ लगाया जाना है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो अब अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, एक आम नागरिक होने के नाते तो बनती ही है। और हमारा एक प्रेस क्लब का संगठन है, दुर्ग जिला प्रेस क्लब। हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में हमको ठंडा करना है दुर्ग जिले को, ताकि गर्मी में इस तरह की स्थिति न बने। मैंने ये अभियान चलाया है और ये पहला चरण है, जिसमें हम जामुल से शुरू कर अहिवारा तक जाएंगे। रोड के दोनों तरफ वृक्ष लगेंगे। आज लगभग 50 से 100 के लगभग आज उद्घाटन का दिन था, आज पहला दिन था और लगभग 50 से 100 पेड़ लगाए गए हैं और बाकायदा सुरक्षित करते हुए लगाए गए हैं। और आने वाले समय में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और ये अभियान 6 महीने तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।